नमस्कार दोस्तों, मैराथन कंपटीशन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और जैसे कि क्लासेस मैंने पहले आपको दी हैं आपके चैनल पे हिंदी की, तो अब उसी श्रृंखला में अब जैसे यूपीपी और यूपीएसआई का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, यूपीपी के फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, तो उसी को देखते हुए, उसी के मद्देनज़र जो है हम आपको हिंदी पढ़ाने वाले हैं। हिंदी का बेसिकली व्याकरण आता है, उसका सिलेबस आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने उसको समझा होगा, ठीक है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। यूपीपी में थोड़ा सा कम मैटर होता है और यूपीएसआई में थोड़ा बढ़ जाता है हिंदी व्याकरण को देखते हुए। और रही बात यूपीपी की, तो उसमें करीब 38-39 क्वेश्चन आते हैं और यूपीएसआई में फिक्स होता है 40 क्वेश्चन ही आएंगे, पूरा एक पोर्शन होता है, ठीक। तो यूपीपी और यूपीएसआई दोनों को हम कवर करेंगे। जितना यूपीपी के सिलेबस में होगा उतना यूपीपी को पढ़ाएंगे और उसके बाद फिर यूपीएसआई के लिए उसके लिए एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पे कुछ बच्चे ऑफलाइन भी बैठे हुए हैं जो पढ़ रहे हैं इसको। और अगर आप भी चाहते हैं कि ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। क्लासेस का टाइमिंग वगैरह आप क्वेरी कर सकते हैं, नंबर वगैरह सब पड़े हुए हैं, आप आकर के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल में जिसको ऑनलाइन पढ़ना है वो ऑनलाइन पढ़ सकता है, ऑफलाइन जिसको पढ़ना है वो ऑफलाइन आ सकता है। चलिए, हम आपको व्याकरण पढ़ाएंगे। आप कुछ बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखा हुआ है वर्णमाला, ठीक है। यह टॉपिक है वर्णमाला। उससे पहले कुछ चीजें हम जान लेते हैं हिंदी के बारे में। हिंदी का ओरिजिन क्या है, हिंदी कैसे आई, हिंदी को क्यों हमने पढ़ना शुरू किया, हिंदी एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो हम पहले उस चीज को जानेंगे, उस चीज को समझेंगे कि जो हिंदी है हमारी वो क्या है। हिंदी क्या है, हिंदी क्या है हमारी, भाषा है। क्या है हिंदी, क्या है, भाषा है। भाषा, भाषा का तात्पर्य ये होता है कि ऐसा माध्यम जिसके द्वारा हम अपनी बातों का आदान प्रदान करते हैं। किसी भी बात को रखना, किसी के सामने कुछ बोलना, अपना मंतव्य, अपना भाव रखना और फिर उसको उसी हिसाब से उसको समझाना और फिर उसका समझना और फिर उस पर उसकी प्रतिक्रिया देना। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ, जो आदान प्रदान हुआ, वो एकदम वैलिड है। जैसे हिंदी भाषा है तो हिंदी के कुछ चुनिंदा वर्ण होते हैं, फिर वर्ण से शब्द बनते हैं, शब्द से पद, पदबंध, उपवाक्य, वाक्य, फिर वाक्यों से रचनाएं हम करते हैं। तो ऐसे करके ये फॉर्म बड़ा होता चला जाता है, ठीक है। तो ऐसे ये जो है ये धीरे 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 आपको पढ़ना है। तो शुरुआत सबसे न्यूनतम इकाई से करेंगे, सबसे न्यूनतम बिंदु से करेंगे। जो न्यूनतम बिंदु है वो क्या है वो भी हम समझेंगे इसमें। तो सबसे पहले ओरिजिन जान लेते हैं। ओरिजिन क्या है हिंदी का। हिंदी का ओरिजिन है संस्कृत से। संस्कृत क्या है, संस्कृत भी एक भाषा थी, देवों के जमाने की भाषा थी। उस समय जो हमारे ग्रंथ वगैरह लिखे गए वो सब किसने लिखे, ऋषियों मुनियों ने लिखे। और ऋषियों मुनियों की जो भाषा थी वो क्या थी, संस्कृत भाषा थी, ठीक है। और प्रचलित संस्कृत ही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, संस्कृत धीरे धीरे कन्वर्ट होते हुए थे, अब कहाँ आ गई, हिंदी में आ गई। लोगों का आना जाना हुआ, लोग आए भारत में, भारत में कई सारी भाषाएं प्रचलित हुई। फिर भाषाओं ने मिश्रण किया। जैसे हमारे भारत में आक्रमण हुए आक्रांताओं के, तो फारसी आए, अरबी आए, है ना, तुर्क आए, है ना, उसके बाद अंग्रेज आए। तो सबने अपनी अपनी भाषा का प्रयोग शुरू किया। अच्छा, जहाँ पे आप जाओगे वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आप कहीं ना कहीं जो है उसको बोलना शुरू करते हो, अपनी आपस में बातचीत करते हो। जैसे आप कहीं गुजरात जाते हो तो गुजराती भाषा है वहाँ पे, बोली है वहाँ पे, भाषा है गुजराती। तो गुजरात में अगर अगर हम हिंदी बोल रहे हैं तो हम जैसे जो हिंदी समझ रहा हो वो समझेगा, लेकिन गुजराती जो हिंदी नहीं एक्चुअल में समझ पाता है नहीं समझ पाएगा। तो मतलब क्या है कि आदान प्रदान स्पष्ट रूप से भाषा का होना चाहिए। भाषा के माध्यम से ही हम एक दूसरे की बात को समझ पाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ भाषा का मतलब हुआ। और हमारे देश में जितने जितने आए तो वो लोग अपने अपने शब्द को यहाँ पे रखते गए और उनका इस्तेमाल खूब धड़ल्ले से हो रहा है,
ठीक है, तो हिंदी में कई सारे शब्दों का क्या हो गया, घुसपैठ हो गया। तो फिर बहरहाल वो भी देखेंगे, उसमें शब्दों में आता है, देशज विदेशज संकर शब्द होते हैं, वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन हमें कहना ये है कि जो हमारी भाषा हिंदी है वो हमारे हिंदुस्तान में प्रचलित है। एक कहीं और की ये भाषा मतलब है किसी देश की, कमेंट में बताइएगा कौन से देश की आधिकारिक भाषा है ये। ठीक है, ये कौन से देश की आधिकारिक भाषा है ये भी आप लोग कमेंट में हमको बताएंगे। चलिए, तो जो भाषा है हमारी ये बनी है भास धातु से। किससे बनी है? आ, और इसमें आ प्रत्यय लगा हुआ है। भास का अर्थ होता है क्या? क्या होता है भास का अर्थ? कल हमने बताया था आपको। ये ये धातु तो होती है, लेकिन भास क्या होता है? किसी चीज का आदान प्रदान करना, ठीक है, और उसमें आ प्रत्यय जोड़ देना, किसी भी बात का आदान प्रदान करना और उसमें आ प्रत्यय जोड़ देना, तो ये भाषा बन जाती है। और आ प्रत्यय इसको स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर देता है। किसमें परिवर्तित कर देता है? स्त्रीलिंग में। यानी जितनी भी भाषाएं हैं, जितनी भी भाषाएं हैं वो सब क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, वो जितनी भी इंग्लिश होगी, इंग्लिश बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, संस्कृत बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है ना। देश विदेश की कितनी भी भाषाएं उनको सबको स्त्रीलिंग में देखते हैं। अगर लिंग का क्वेश्चन आता है, कोई भाषा लिखी हुई है तो उसको आप स्त्रीलिंग में ही डालेंगे। ठीक है, इतनी बात लिंग की बात हो गई। बहरहाल अब हम जिस इन सब की चर्चा करते हुए अब हम एक चर्चा और करेंगे। जैसे हमारी जो हिंदी है वो अपभ्रंश से आई है, वो सौर सैनी अपभ्रंश है, और उसके बारे में हम एक पूरी क्लास आपको देंगे जिसमें आपको सारी बताएंगे कि बुंदेली कौन सी है, पहाड़ी कौन सी है। ठीक, उसके बाद फिर उसकी बोलियां, फिर उपबोलियां, ये सब आपको हम एक क्लास प्रॉपर उसमें बताएंगे। फिलहाल में अभी हम हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं। पहला हमारा चैप्टर है वर्णमाला। तो वर्णमाला से हम शुरू करेंगे। ये आपकी नींव तैयार करता है, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हिंदी को हमें कैसे पढ़ना है, उसका उपयोग कैसे करना है। क्योंकि जब तक हम छोटी छोटी चीज नहीं जानेंगे तब तक हम उसको अच्छे से कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे आज शुरू करते हैं वर्णमाला। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो वर्णमाला है इसका मतलब हुआ वर्णों का समूह। वर्णों का समूह, ठीक, वर्णों का समूह क्या होता है? वर्णमाला। अब वर्ण क्या होते हैं ये हमें देखने हैं, हमें निकालने हैं, हमें पता करना है कि वर्ण होते क्या है एक्चुअली। चलिए अभी तो फिलहाल में इतना ही समझ लेते हैं। वर्णों का समूह जो होता है क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? सब लोग समझ रहे हैं? ठीक है, वर्णों का समूह जो होता है वर्णमाला कहलाता है। जैसे जैसे हमने बताया आपको कि किसी भी मान लीजिए कोई माला है ये, है ना, इसमें मोती पिरो दिए हमने, है ना। ये क्या है? सब मोती हैं, और इसको बना दिया माला में हमने पिरो दिया, तो ये क्या बन गई? मोतियों की माला बन गई। तो इनको एक क्रम में लगाया हमने, मतलब सब क्रम में लगाया, है ना, सारा सब क्रम में मोती लगे, तो ये एक व्यवस्थित क्रम लगाया। इसीलिए ये एक व्यवस्थित क्रम में रखना, ठीक है, व्यवस्थित समूह जो होता है वो क्या हो जाता है? वर्णों का वर्णमाला हो जाता है। अब व्यवस्थित समूह कैसे बनेगा वो हम देखेंगे कि व्यवस्थित कैसे हो रही है हमारी वर्णमाला, कहाँ पे क्या आएगा, कहाँ पे क्या नहीं आएगा, वो सब देखेंगे। फिलहाल में इतनी बात समझ में आ गई कि वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। हमें सिर्फ परिभाषा समझनी थी, हमने वो समझ ली। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वर्णमाला में वर्ण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। दो तरीके के वर्ण होते हैं हमारे उसमें वर्णमाला में, स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। यानी वर्णमाला दो दो तरीके की चीजों से मिलके बनी हुई है। पहली क्या है? स्वर। दूसरा क्या है? व्यंजन। समझ में आ रही बात? स्वर और व्यंजन। ठीक है, अब वर्णमाला में स्वर पढ़ने हैं और व्यंजन पढ़ने हैं, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? स्वर पढ़ेंगे। ठीक है, स्वर को पढ़ेंगे, स्वर को जानेंगे कि स्वर होते क्या हैं। ठीक, अब इसकी पहले परिभाषा समझ लेते हैं।
स्वर होते क्या हैं? वे ध्वनियां जो स्वयं से उच्चारित होती हैं क्या कहलाती हैं? स्वर कहलाती हैं। वे ध्वनियां जो स्वयं से उच्चारित होती हैं क्या कहलाती हैं? स्वर कहलाती हैं। यानी ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण के लिए क्या, जिनके उच्चारण के लिए हमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो स्वयं से उच्चारित होते हैं। वो स्वयं से उच्चारित होते हैं क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। समझ में आ गई इतनी बात? बताइए, समझ में आई? वे ध्वनियां जो स्वयं से उच्चारित होती हैं क्या कहलाती हैं? स्वर। यानी ब्रह्मांड में वो भ्रमण कर रही हैं, वो आपको पकड़ने की जरूरत है। ब्रह्मांड में उनका स्थान है, बस आपको उनको क्या करना है? पकड़ना है कि वो है कहाँ एक्चुअल में। ठीक, वो चीज हम पकड़ के देखेंगे। और एक चीज और भी है, हिंदी का क्लास हम आपको पूरा प्रैक्टिकली बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज है वो प्रैक्टिकली आपको पढ़ना है, कुछ किताब उताब का बहुत ही कम इस्तेमाल करना है। अगर आपने इसको प्रैक्टिस के तौर पे कर लिया तो आपकी जो हिंदी है उसकी नींव तो एक तो मजबूत होगी होगी, प्लस उसके साथ में आपका क्या, पूरी हिंदी मजबूत हो जाएगी। क्योंकि ये जो नींव है, यहाँ पे आपने अच्छी ईंटें लगा ली, उसके बाद आपकी ईंटें बहुत अच्छी होती, मतलब आपकी मीनार अच्छी होती चली जाएगी। समझ गए? तो फिर यही है, इसलिए हमको नींव जो है अच्छे से तैयार करनी। तो अब हम पहले देखेंगे स्वर। वर्णमाला में सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? स्वर पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं स्वर क्या होते हैं। स्वर क्या होते हैं? जो स्वयं से उच्चारित होते हैं, जिनके लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। नींद आ रही है क्या? हाँ, समझ में आ रहा है? चलो ठीक। चलिए अब देखते हैं, हमने आपको एक चीज बताई थी, अभी इसको इसको दिमाग में बस ये रखिए कि ये कुछ है, दिख रहा है। ठीक, ये कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक, अभी इतना समझते हैं, उसके बाद उसके अलावा कुछ नहीं। हमने कहा कि हमको किसी चीज की खोज करनी है। ठीक, हमको एक ध्वनि सुनाई देती है कान में, जो गूंजती रहती है रेगुलर, उसको हमें निकालना है। ठीक, उसको हमें देखना है कि वो है क्या चीज एक्चुअल में। तो हम गए भैया, और उसके बाद हमने उसकी खोज करना शुरू किया। तो हम दूर दराज निकल गए, वहां पे देखा कि जो ध्वनि है वो कुछ सतत रूप में ऐसे चल रही है। आ, ये ध्वनि आ रही है। ठीक, तो इस ध्वनि को इन लोगों ने नाम दिया ब्रह्मांड, ब्रह्मांड जनित ध्वनि। ब्रह्मांड से जिसका जन्म हुआ वो बन गई ब्रह्मांड जनित ध्वनि। ठीक, यानी हमने उसको ब्रह्मांड से निकाला। फिर उसके बाद इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा तैयार किया, इसका स्ट्रक्चर ऐसा लिखा। ठीक है, जैसे कोई लकड़ी का टुकड़ा लेकर के आइए, फिर उसको हमें मेज बनानी है, उसको कटिंग करते हैं, कटिंग करके उसको व्यवस्थित करते हैं, तो एक मेज बन जाती है। तो वैसे ही ये कुछ लकड़ी थी, उसको लेकर के हम आए और उसके बाद इसको हमने व्यवस्थित वैसे लगा दिया। समझ में आ गई इतनी बात? चलिए उसके बाद अब क्या काम किया हमने, इस ध्वनि को जो हमने सुना देखा, तो इसको हमने देखा कि इसमें बहुत ज्यादा वाइब्रेशन है, बहुत ज्यादा ही गूंज है। तो उस गूंज को क्या करना है, हमको देखना है कि इसमें क्या और भी चीजें हैं। तो हमने कहा इसको जरा ऊपर की तरफ खींचो और नीचे की तरफ खींचो। इतना तो हमको पता ही था। ठीक, इतना हमें पता ही था। तो हमने इसको ऊपर की तरफ खींचा और फिर इसको हमने नीचे की तरफ खींचा, यानी ऊर्ध्वगामी और अधोगामी दोनों कर दिया। ऊर्ध्व मतलब ऊपर की तरफ, अधो मतलब नीचे की तरफ। ठीक, चलिए देखते हैं, जब ऊपर खींचा तो हमारे पास एक ये निकला, एक ये निकला। अर्थात जब हमने आ को ऊपर खींचा, जब आ को ऊपर खींचेंगे तो क्या निकलेगा? आई, आ से ई निकल रहा है ऊपर की तरफ, भौवें हमारी ऊपर की तरफ जाती हैं, तो ये क्या निकल के आया? ई निकल के आया। और फिर जब ध्वनि को नीचे की तरफ करेंगे तो क्या निकलेगा? आऊ, ऊ निकलेगा, यानी नीचे ऊ आ रहा है। ठीक, मुख की स्थिति नीचे की तरफ जा रही है तो वो ऊ बन रहा है, और ऊपर की तरफ ई। ई देखिए, आ ई ऊ, है ना? आप महसूस करिए अपनी बहुओं को, अपने मुख को। देखिए आ बोलेंगे तो सामने ध्वनि जाएगी आ, ई मतलब भौएं आपकी ऊपर, ऊ से मुख का द्वार जो है नीचे की तरफ, आ ई ऊ। तो ये कुछ ध्वनियां ऊर्ध्वगामी और अधोगामी और ब्रह्मांड जनित ध्वनि निकली। तो हमने इसी से 3 ध्वनियां और बना ली। इसको कहा गया मध्य स्वर। क्या कहा गया? ये मध्य में स्वर है, क्योंकि आ जब बोल रहे हैं तो सीधे सीधे बीचों बीच निकल रहा है। ये पश्च स्वर है क्योंकि ये नीचे आ रहा है। ठीक, और वो हो गया अग्र स्वर। क्या हो गया? इतनी बात समझ में आ गई?
समझ में आ गई। तो हमारे पास कुल स्वर कितने हो गए, आ, ई और उ। इनका भैया सम्मान कर देते हैं, थोड़ा सा नए नए हैं, है ना। तो ये आ, ई, उ आ गए। इतनी बात समझ में आ गई? बताइए यहाँ वाले बच्चों समझ में आ गई? और अगर आपको समझ आए तो कमेंट में जरूर यस लिख करके बताएं। ठीक, उसके बाद हमने देखा ये 3 चीजें तो हमें समझ में आ गई। अब देखते हैं कि हमको 3 स्वर तो प्राप्त हो गए और इन स्वरों को हिंदी में बोला गया मूल स्वर, मतलब मूलतः यही प्राप्त हुए। ठीक, तो ये हो गए मूल स्वर। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं मूल स्वर तो प्राप्त हो गए। उसके बाद इन्होंने कहा एक काम करते हैं, अभी तो आप ऊर्ध्वाधर अवस्था में कर रहे थे, अब क्षैतिज अवस्था में, मतलब सीधे सीधे इसका विस्तार करते हैं। तो सीधे सीधे विस्तार करना शुरू किया, देखते हैं सीधे सीधे क्या विस्तार हुआ। तो आ का आ में क्या करा दिया, मेल करा दिया। कैसा मेल, सजातीय मेल, सजातीय मेल करा दिया। ठीक, तो जब आ का आ में सजातीय मेल कराएंगे तो बनेगा आ, क्या बनेगा, ठीक। फिर आ के बाद ई आया था तो ई को सजातीय मेल करा देते हैं तो क्या बनेगा, ई। फिर ऊ भी रह जाए तो कैसे रह जाए, तो ये बन गया ओ। तीनों आ गए, समझ में आ गई बात। यानी आ से बना आ, ई से बना ई, ऊ से बना ऊ। इनका क्या कराया, आपस में सजातीय मेल करा दिया। और ये क्या कहलाए, ये कहलाए दीर्घ स्वर। और इन्हीं से निर्माण होता है दीर्घ संधि का, है ना। समझ में आ गई बात, बताइए। ठीक, अब इनका सजातीय मेल हो गया। अब इनको क्या करते हैं, विजातीय मेल कराते हैं, इनका आपस में मेल विजाती कराते हैं, मतलब अब अलग अलग जाति में। ठीक, आ का ई से, आ का ऊ से मेल कराएंगे तो आ का ई से मेल कराने पे क्या बनेगा, आई, आई, आई। इसको एक साथ पढ़ेंगे, आ ई आई। ठीक, आ ऊ औ। ठीक, ये इसका शुद्ध रूप से उच्चारण है। समझ में आ गई बात। अगर इसको पढ़ना है तो आ ई को साथ में बोलेंगे, थोड़ा जल्दी बोलेंगे तो जो निकलेगा वो आई निकलेगा। आ ऊ औ, औ औ, औ औ, यानी 2 आ हैं, औ में 2 आ निकलते हैं। ठीक, तो ये हो गई आई और औ, और यही इंग्लिश के ए और ओ होते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं गुण स्वर। क्या कहते हैं, गुण स्वर। ठीक, ये कहलाते हैं गुण स्वर और इसी से बनती है गुण संधि, इसी से बनती है गुण संधि। समझ में आ गई बात। उसके बाद इनने कहा ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपने इसका विजातीय मेल कराया, ठीक, विजातीय मेल कराया। अब इसको क्या करते हैं हम, विजातीय मेल कराने के बाद इन्होंने कहा कि इन पे एक आ की और क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। तो क्या बनेगा, आई, आई। आ है 2 इसमें, इसमें एक आ है, ये आ आई बनेगा। ठीक है, आ और ओ तो क्या बन जाएगा, आओ। ठीक, ये क्या कहलाए, वृद्धि स्वर, और इसी से बनती है वृद्धि संधि बनती है। समझ में आ गई बात। संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में बहुत आती है, इसी से बनती है वृद्धि संधि। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, ये कुछ चीजें निकल के आई। फिर उसके बाद एक स्वर अलग से आया, इसको बोलते हैं री, इसको बोलते हैं आगत स्वर। क्या बोलते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ पे प्राप्त हो गए। ठीक, यहाँ पे 8 प्राप्त हुए। तो यहाँ पे हमें स्वर मिले थे आ ई यू, फिर क्या मिला, आ, है ना, ई, उ, ए, ओ, फिर आई, औ, फिर एक री मिला। ठीक, समझ में आ गई बात। तो टोटल कितने हो गए, 9 कहां से हो गए, कितने हो गए, 11 हो गए। कितने हो गए, 11 हो गए। यानी हमारे पास स्वरों की संख्या कितनी आ गई, 11 आ गई। गुड, बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं आप। अब देखते हैं, हमने कहा कि हिंदी भाषा में मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 3। कौन कौन से हैं,
ठीक, ये हो गया। फिर हमने कहा कि संस्कृत भाषा में मूल स्वरों की संख्या 5 थी, 5 थी, और उससे हमने कितने लिए? 3 लिए। तो आ, ई, उ, री और री। क्योंकि पहले हिंदी में आ, ई, उ को ही लिया गया था तो वो हुए, लेकिन री का भी इस्तेमाल आया, तो री भी मूल स्वर में है, तो फिर वो मूल स्वर में लेकिन इसलिए नहीं गिना गया क्योंकि हिंदी में 3 ही लिए गए थे, तो फिर री को इसको आगत कर दिया, इसलिए ये क्या हो गई? आगत स्वर हो गया। री जो हो गई आगत स्वर हो गई। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे हमको कुछ स्वर प्राप्त हुए, इसमें देखते हैं कि इनकी मात्रा कितनी है, इनकी मात्रा है ना, ये कितनी मात्रा रखते हैं। तो एक होता है ह्रस्व, है ना, और एक होता है गुरु, और एक होता है प्लुत। 3 तरीके की मात्राएं होती हैं, अभी मात्रा ही बता रहे हैं, पहले ये समझ लेते हैं। इसमें आ, ई, उ, ठीक है, और री, ये ह्रस्व होते हैं, बाकी सब गुरु होते हैं। चलिए अब देखते हैं मात्रा को थोड़ा समझ लेते हैं। यहीं पे यहाँ पे देख लेते हैं, आपके पास आ गए। अब मात्रा समझते हैं। मात्रा क्या होती है? एक होती है ह्रस्व, एक होती है गुरु या दीर्घ, और एक होती है प्लुत मात्रा, यानी ह्रस्व मात्रिक, दीर्घ मात्रिक और प्लुत मात्रिक। ठीक, इनका जो चिन्ह होता है वो इसका 1 से डिनोट करते हैं, इसको एस से डिनोट करते हैं, इसको एस बार लगा होता है, कहीं पे एस एस लिखा होगा, कहीं पे ट्रिपल एस लिखा होगा। ठीक, अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। मात्रा जो होती है बेसिकली किसी भी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय क्या कहलाता है? उसकी मात्रा कहलाती है। किसी भी वर्ण का उच्चारण करने में जितना समय लग रहा है वो उसका मात्रा, उसका काल कहलाता है। ठीक, अब किसी में मात्रा कम होती है, किसी में मात्रा ज्यादा होती है, किसी में मतलब एक मात्रा होती, किसी में 2 मात्रा होती, किसी में 2 से अधिक होती है। जिसमें एक मात्रा होती है उसे ह्रस्व मात्रिक कहते हैं, जिसमें 1 से अधिक या 2 मात्रा होती है उसको गुरु मात्रिक या दीर्घ मात्रिक कहते हैं, और जिसमें 2 से अधिक मात्रा हो उसको क्या कहते हैं? प्लुत मात्रा कहते हैं। 2 या 2 से अधिक मात्रा हो, 2 से अधिक मात्रा हो क्या कहलाएगा? प्लुत कहलाएगा। समझ में आई इतनी बात? बताइए, यानी जो ह्रस्व है वो एक मात्रिक, गुरु जो है वो द्विमात्रिक, और प्लुत जो है 2 से अधिक। ठीक, तो अब इसको देख लेते हैं कैसे इस्तेमाल होता है। जैसे ह्रस्व, अब यहाँ पे आता है, यानी आ जो है इसकी मात्रा क्या है? 1, ई की मात्रा 1, उ की मात्रा 1, लेकिन जैसे आ हो गया तो इसमें दो आ है, इसमें 2 ई है, इसमें 2 उ है, ये भी 2 मात्रिक है, ये भी 2 मात्रिक, ये भी 2 मात्रिक, ये भी री एक मात्रिक। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं क्या कि जो मात्रा है हमारी ह्रस्व मात्रिक, ह्रस्व मात्रिक स्वर जो हैं वो कौन से हैं? आ, ई, उ और री, ये 4 हो गए। इनकी संख्या कितनी है? 4। गुरु मात्रिक स्वर कितने हैं? आ, ई, उ, ऐ, औ, है ना। फिर क्या बचा? ये रह गया है ना, ए, ओ और बड़ी री। टोटल संख्या कितनी हो गई? 8। 3 3 6 2 8। देखिए, ह्रस्व की 4 मात्रा 4 संख्या होती है, गुरु की 8 संख्या होती है। ह्रस्व में 4 आते हैं और गुरु में 8 आते हैं, क्योंकि बड़ी री को भी लिया गया। जैसे मातृ प्लस ऋणम, मातृणम हो जाता है। अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया ये सजाती मेल है, ऐसे ही री का मेल कराते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा रब कर दे, यहाँ पे री का मेल कराएंगे तो क्या बन जाएगा? बड़ी री।
मातृ री प्लस ऋणम री, तो मातृणम हो जाता है, तो वो बड़ी री, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, ये आगत स्वर है, इसको लिया नहीं गया मूल स्वर में, इसलिए हम सिर्फ 3 को पढ़ते हैं, लेकिन संधि में, दीर्घ संधि में ये भी आ जाता है। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया कुछ आपका, समझ में आई बात इतनी। अब देखते हैं ये प्लुत मात्रिक क्या होता है। ह्रस्व गुरुत्व समझ में आ गया, प्लुत क्या होता है? प्लुत मात्रा वो होती है जिसका प्रयोग बेसिकली हम लोग लेखन में नहीं करते हैं, लेखन में नहीं करते हैं, ये इसका प्रयोग रूपांतरण में किया जाता है। किसी भी नाटक, किसी भी उपन्यास का रूपांतरण जब हम अभिनय के माध्यम से करते हैं, जब हम अपने अभिनय से करते हैं, तब इसका प्रयोग होता है। जैसे जैसे रोने में, गाने में, बजाने में, गुनगुनाने में, है ना, हंसने में, किसी को बुलाने में दूर से, इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी को हमको बुलाना है, जैसे कोई रमेश है, पहले हमारे पास में नजदीक में खड़ा है, रमेश बोल दिया, उसने सुन लिया। थोड़ा दूर खड़ा है, हमने रमेश कहा, उसने सुन लिया, लेकिन वो उस रेंज से भी बाहर है कि जब तक चिल्लाएंगे नहीं तब तक सुनाई नहीं देगा। तो हम जब कहेंगे रमेश, जब वो सुनेगा रमेश, तब उसको, मतलब जब वहां तक उसकी आवाज पहुंचेगी तब वो सुनेगा। तो ये जो रमेश हुआ, इसमें हमने क्या किया, इसमें मात्रा को बढ़ा दिया, मात्रा इसमें बढ़ गई। पहले एक मात्रिक, दो मात्रिक, उसके बाद प्लुत हो गया, जो जो इसमें कई सारी मात्राओं का प्रयोग हो गया, मतलब उस मात्रा को हमने, उस काल को हमने बढ़ा दिया, उस समय को हमने बढ़ाया, तब जाके उसने उसको सुना, इसलिए इसको प्लुत मात्रिक कहते हैं। और इसका प्रयोग अगर देखना है आपको, तो जैसे हमने लिखा रमेश को बुलाओ, नहीं, रमेश को बुलाया, ठीक, हमने लिखा बुलाया, और यहाँ पे 3 एस बना दिए, या 3 एस बना दिए, ठीक। अब मैंने उपन्यास लिख रहा हूं, एक कहानी लिख रहे हैं, उसका अभिनय होना है, तो अभिनय, अब यहाँ पे जो कोई भी जो नायक होगा वो इसका अभिनय कर रहा होगा, या कोई भी होगा, तो रमेश को बुलाने को कहा गया, तो रमेश, इससे ये पता चलेगा कि रमेश आसपास नहीं, थोड़ा दूर है, उसको हमें आवाज दे के बुलाना है, तो अभिनय के माध्यम से हम इसको प्रकट कर सकते हैं, ऐसे इसका प्रयोग होता है। तो जैसे आप नाटक वाटक पढ़ेंगे, सॉरी उपन्यास वगैरह पढ़ेंगे, नाटक वाटक लिखे हुए हैं जो, उसको जब आप पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे कि इनका प्रयोग हुआ है, एस 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 लिखा होगा, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये क्या है, इस यहाँ पे बुलाया जा रहा है, या ये यहाँ पे लिखा कि रमेश रोने लगा, और उसके बाद ऐसे चला, तो रमेश फिर बहुत जोर से रो रहा है, ठीक, समझ जाइए। तो ये चीज हो गई, तो ये हो गया प्लुत मात्रिक। यहाँ समझ में आया? स्वर आपको 11 मैंने बता दिए, मात्रा बता दी। अब आगे बढ़ते हैं, स्वर हो गए सारे। उसके बाद देख लेते हैं कुछ छूटा तो नहीं। ठीक है, अब देखते हैं, अब आ जाते हैं हम किस पे, इतना हो भी गया था, है ना, इतना हो गया था। अब इतना इतना पिछली क्लासों में हमने कराया भी है पिछले बैच के लोगों को। तो अब इसके आगे देखते हैं, ये हो गया स्वर। अब बात करेंगे हम किसकी, व्यंजन की। किसकी बात करेंगे, व्यंजन की। टाइम कितना हुआ इसमें, हाँ, अच्छा, ठीक है। अब देखते हैं व्यंजन को। व्यंजन समझ लेते हैं क्या चीज होती है ना। अब व्यंजन समझते हैं। स्वर आपको समझ में आ गया, आ गया। व्यंजन क्या होता है अब समझिए। वे ध्वनियां जो स्वयं से उच्चरित नहीं होती हैं, वे ध्वनियां जिनको स्वयं से उच्चारण नहीं किया जा सकता है, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वयं से नहीं होता है, फिर कैसे होता है, उनका उच्चारण किसी एक माध्यम के थ्रू होता है। वो माध्यम क्या होता है, स्वर। जब उसको प्राण स्वरूप स्वर की प्राप्ति हो जाती है, जब किसी व्यंजन को प्राण स्वरूप स्वर की प्राप्ति हो जाती है, तो वो व्यंजन बन जाता है, ठीक। जब किसी ध्वनि को प्राण स्वरूप क्या मिल जाता है, स्वर मिल जाता है, तो वो व्यंजन बन जाता है, ठीक है। बात समझ में आई? तो अब देखिए
यानी जो ध्वनियां हैं वो ध्वनियां उनका जब तक उच्चारण नहीं होगा जब तक आप उसको स्वर नहीं देंगे। बात समझ में आई? बताइए। चलिए, जैसे जैसे हमने कहा ये लिखा हुआ है, ठीक। अगर इसको मैं छुपा दूं फिर आप इसको बोल पाएंगे? क तब भी आ रहा है, क लास्ट में आ ही निकलेगा। यानी अगर ये आएगा, मुख से निकल के आएगा तो आ लेकर के आएगा लास्ट में। यानी ऐसी ध्वनियां जिनके साथ स्वर होना अनिवार्य है तभी ये व्यंजन का रूप लेंगे, अर्थात नहीं लेंगे। समझ गए? वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता से, स्वरों के माध्यम से बोली जाती हैं, व्यंजन कहलाती हैं। इसकी एक परिभाषा और समझते हैं। पदांत स्वर व्यंजन कहलाता है। ये जैसे ये पद है, ये पूरा, ठीक, पद लिखा है। पदांत, पदांत का मतलब हो गया पद के अंत में जो होगा वो क्या कहलाएगा? पदांत स्वर, ये स्वर है पदांत, क्या कहलाएगा? व्यंजन कहलाएगा। अब इसके अंत में जो भी आएगा, ठीक है, वो क्या बन जाएगा? व्यंजन बन जाएगा। जो भी स्वर आएगा, मतलब जो भी ध्वनि होगी पहले उसका स्वर जो मिलेगा वो बन जाएगा क्या? व्यंजन बन जाएगा। समझ में आ रही इतनी बात? बताइए, किसी कोई डाउट, कोई समस्या? ये हम अभी शॉर्ट में बता रहे हैं कि व्यंजन जो है क्या है? ऐसी ध्वनियां हैं जो स्वयं से उच्चारित नहीं होती हैं, उनके उच्चारण के लिए हमें प्राण स्वरूप स्वर की आवश्यकता होती है, वो व्यंजन कहलाता है। दिमाग में बैठ गई होगी, हमने कम से कम 6-7 बार बता दी है ना। चलिए, अब देखते हैं व्यंजन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। पहला होता है उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर? आधार पर। दूसरा होता है प्राण के आधार पर। तीसरा होता है घोष के आधार पर। समझ में आ गई बात? पहला होता है उच्चारण के आधार पर, दूसरा होता है प्राण के आधार पर, तीसरा घोष के आधार पर। समझ में आ रही बात? पीछे समझ में आ रही सभी को? बताइए इधर, समझ में आ रही? चलिए ठीक, आगे देखते हैं। आप लोगों को भी समझ में आ रही तो यस नो का जवाब देते रहिएगा, ठीक है? जो बैठे हुए देख रहे हैं वो लोग भी अपना कमेंट बताएंगे। चलिए, अब देखते हैं, व्यंजन को बहुत अच्छे से समझते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक, क्वेश्चन सबसे ज्यादा लेकर के भी आता है, ठीक है। स्वर से स्वर संधि बनती है, व्यंजन से व्यंजन संधि बनती है। व्यंजन के भी काफी नियम हैं, जो कि अगर आपने यहाँ पे व्यंजन को समझ लिया अच्छे से, उच्चारण उसका समझ गए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप आराम से संधि वंधि कर ले जाओगे। सबसे पहली चीज उसको ब्रेक करना आना चाहिए आपको, कैसे उसको तोड़ना है, कैसे व्यंजन से ध्वनियों से स्वर को अलग करके उसको व्यंजन को तोड़ना है, ये देखना है हमको सारी चीजें। तो पहले हम देखेंगे उच्चारण के आधार पर, ठीक। उच्चारण के आधार पर जो व्यंजन होता है, व्यंजन 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, ठीक। उच्चारण के आधार पर, जैसे हमें अब किसी वर्ण का उच्चारण करना है, ठीक, किसी वर्ण का हमें उच्चारण करना है, तो 3 तरीके से उच्चारण होगा उसका। 3 तरीके से हम उसका उच्चारण कर सकते हैं। कैसे वो 3 तरीके हैं? पहला है, पहला क्या है? स्पर्श के आधार पर। स्पर्श के आधार पर। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? अंतस्थी के आधार पर। अंतस्थ, अंतस्थ के आधार पर। तीसरा क्या है? संघर्ष के आधार पर। समझ में आई बात?
व्यंजन वे ध्वनियां जिनके उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है व्यंजन कहलाते हैं। समझ में आ गई? वे ध्वनियां जिनके उच्चारण के लिए क्या होती है स्वरों की आवश्यकता होती है व्यंजन कहलाते हैं। पदांत स्वर व्यंजन कहलाते हैं। ये व्यंजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला उच्चारण के आधार पर, दूसरा प्राण के आधार पर, तीसरा घोष के आधार पर। जो उच्चारण के आधार पर है, उच्चारण यानी उसका उच्चारण कैसे हो रहा है, तो वो भी 3 प्रकार का है। कौन कौन सा है? स्पर्श के आधार पर, अंतस्थ के आधार पर, तीसरा संघर्ष के आधार पर। 3 बातें हो गई, समझ में आ गई? अब चलें पहला वाला, स्पर्श के आधार पर। स्पर्श यानी जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं, उच्चारण देख रहे हैं अभी उच्चारण के आधार पर, जब इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो इन वर्णों के उच्चारण में क्या होता है, हमारा मुख का कोई भी भाग, कोई भी अंग आपस में स्पर्श करता है। मतलब इतना इसके ऊपर का भाग जहां से हमारी ध्वनियां गूंज रही हैं, निकल रही हैं, यहां कहीं ना कहीं स्पर्श करके ये निकलती हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये स्पर्श करके ये उच्चारण लेकर के आती हैं। समझ में आ रही बात? तो मतलब ये हुआ कि ऐसी ध्वनियां जो स्पर्श हो करके बाहर आ रही हैं, वर्ण का निर्माण कर रही हैं, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्शी वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, अब इनको देखते हैं, इनको समझते हैं बहुत अच्छे से। पहला ले लेते हैं हम स्पर्श के आधार पर, इनको हम बोलते हैं स्पर्शी नया पेज ले लेते हैं तो मजा आएगा। चलो यहां देखो, इसको बोलते हैं स्पर्शी या वर्गीय। क्या कहते हैं? स्पर्शी या वर्गीय। स्पर्शी या वर्गीय, दो नाम है इसके। ठीक, स्पर्शी या वर्गीय। स्पर्शी क्यों कहा गया बता दिया मैंने, वर्गीय क्यों कहा गया वो बताने जा रहे हैं। देखिए यहां समझिए, सभी को छोटा बड़ा आता है, आ से लेकर ज्ञा तक सबको आता है, आता है ना? सबको छोटा बड़ा आ रहा है, जानते हैं? ठीक, कोई बात नहीं। अभी आ से लेकर हमने री तक पढ़ा। ठीक है, अब हम ये जो व्यंजन है इनको हम निकालेंगे। ठीक है, इन व्यंजनों को हम क्या करेंगे, निकालेंगे। अभी हमने स्वर निकाले थे, अब हम व्यंजन निकालेंगे। अब देखो व्यंजन कैसे निकालते हैं। ये कुछ आपके सामने कुछ वर्ण लिखे हुए हैं। ठीक, ये कैसे आए हैं, कहां से आए हैं, अभी देखते हैं कैसे आए हैं। ठीक, खाली आप देखिए इसको कि है क्या, बस और समझने की कोशिश करिए, सब समझ में आएगा। इनको कहते हैं स्पर्शी या वर्गीय। स्पर्शी या वर्गीय क्यों कहते हैं? क्योंकि ये का वर्ग है, ठीक, ये चा वर्ग है, ये टा वर्ग है, ये ता वर्ग है, ये पा वर्ग है। यानी इस वर्ग के ये लोग हैं। का के वर्ग के खा गा घा अंगा, चा वर्ग के चा छा जा झा इया, टा वर्ग के टा ठा डा ढा ड़ा, ता वर्ग के ता था दा धा ना, पा वर्ग के पापा बाबा ना। ये वर्ग हो गया, समझ गए? इस क्षैतिज वर्ग है। और ऊर्ध्वाधर वर्ग क्या है? काचा टा ता पा, खाजा ढा धा बा, गाजा डा धा बा, घाझा ढा धा भा, अंगा इया ना मा। ये एक ऊर्ध्वाधर वर्ग है। मतलब आपको दोनों तरीके से याद करना है। वो क्यों याद कर रहा है वो अभी आप आगे पता चलेगा, क्यों हमको दोनों तरीके से याद करना है, ताकि हमें एग्जाम में अपने क्वेश्चन करने हैं, हमें इसमें फंसना नहीं है। इसको हमें क्वेश्चन को करके निकल जाना है कि हम वर्ग के आधार पर कैसे इसको डिसाइड कर सकते हैं। देखिए इसको बोलते हैं क्या, कंठ वर्ण।
इसको, और इसको का वर्ग भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? का वर्ग या कंठ वर्ण या कंठ वर्ग भी कह देते हैं। ठीक, कंठ, ये आ जाएगा यार, कंठ वर्ग। ठीक, इसको क्या कहते हैं? कंठ वर्ग भी कहते हैं, कंठ वर्ण भी कहते हैं, का वर्ग भी कहते हैं। अब इसको कैसे निकालना है? हमारी जो मुख के अंदर ये कंठ का भाग है, इसको कंठ कहते हैं, सबको पता है। वे ये ध्वनियां जो हैं ये हमारे कंठ को आपस में मतलब स्क्वीज करती हैं, मतलब आपस में टच करते हैं कंठ से, यानी हवा नीचे से आएगी अंदर बाहर के लिए निकलने के लिए, और कंठ को टच करके फिर जो ध्वनि आएगी वो बन जाती है कंठ ध्वनि। यानी जो ध्वनियां कंठ को टच करके निकलती हैं और फिर उसके बाद बाहर आती हैं, वे सब क्या कहलाती हैं? कंठ ध्वनि। जैसे का, खा, गा, घा, अंगा। यहाँ कंठ पे हाथ रखेंगे तब आपको महसूस होगा का, खा, गा, घा, अंगा, तो ये कंठ पे वाइब्रेशन फील होगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कंठ वर्ग। ठीक है, दूसरा वर्ग है क्या है? चा वर्ग या तालु वर्ग, तालु वर्ण भी कहते हैं इनको, ता वर्ग है ये। ठीक, सॉरी 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 सॉरी, ये क्या है? ये चा वर्ग है। ठीक, तालु वर्ण या चा वर्ग, समझ में आ गई बात? अब कंठ तो हमें पता चल गया। अब हमारे मुख के कुछ भाग होते हैं अंदर। दांत सब जानते हैं, सभी लोग दांत जानते हैं। कितने होते हैं इंसानों में? कितने होते हैं? 32 होते हैं। सबके हैं 32? किसके नहीं है? वह नहीं है, कहाँ गए? 30 है। चलो अभी आ जाएंगे कुछ दिन में, अभी अकल के दांत नहीं आए हैं, है ना? इसको अकल के दांत बोलते हैं, यानी अकल अभी नहीं आई है, मतलब आम भाषा में यही बोलते हैं। चलो फिलहाल में 32 दांत होते हैं। दांत की स्थिति सबको पता है। अब दांत से जस्ट ऊपर वाला भाग, मतलब ये ऊपर वाली दांत है, उससे जस्ट ऊपर वाला भाग, उसको बोलते हैं तालु। क्या बोलते हैं? यानी दांत से जस्ट ऊपर उभरा हुआ भाग, उभरा हुआ। ठीक, ऐसे जब जीभ को घुमाएंगे तो ऊपर की तरफ ऐसे से कर्व नजर आ रहा है, मतलब उठा हुआ, उभरा हुआ है दांत से जस्ट, वो क्या कहलाता है? तालु का। अब देखिए जब हम इन तालु वर्ग के वर्णों का उच्चारण करेंगे तो जीभ वहीं जाके टकराएगी। बोलिए, चा, छा, जा, झा, यहां। तो देख रहे हैं जवान वहीं जाकर के टकरा रही है और फिर वापस आ रही है। इसको टच करके जो ध्वनियां आ रही क्या कहलाएंगी? तालु कहलाएंगी। तालु वर्ण कहें, चाचा जाझा यहाँ हो गए। अब आगे है मूर्धा। मूर्धा वर्ण है ये, या टा वर्ग। अब जितना तालु का भाग था उसके बाद उसके ऊपर वाला सिरा, उसके जस्ट ऊपर वाला सिरा जहां तक जीभ चली जाए, तालु छोड़ के जीभ अंदर तक जहां तक चली जाए, ऊपर को टच करके देखो जहां तक जा रही है वो सब मूर्धा है। क्या है? मूर्धा है। यानी तालु को छोड़ के, तालु खत्म हुआ, फिर जीभ थोड़ा अंदर की ऊपर की तरफ चलने लगी और फिर अंदर तक जा रही है, गुफा जैसा बना हुआ है, मतलब एक गहराई है, ये सब क्या कहलाएगा? मूर्धा कहलाएगा। और अब देखिए जब आप इन वर्णों का उच्चारण करेंगे जीभ वहां जाके टकराएगी, मतलब तालु को छोड़ के मूर्धा पे जाएगी। अब बोलो, टा, ठा, डा, ढा, णा। जीभ कहां जा रही है? ऊपर जा रही है, मतलब तालु को छोड़ के उसके बाद मूर्धा पे टकरा रही है। तो ये जो स्पर्श कर रहा है मूर्धा को, ये उससे जो वर्ण निकल रहे हैं उसको कहते हैं मूर्धा वर्ण। अब आ जाओ ता वर्ग। इसको कहते हैं दंत वर्ग या ता वर्ग। अब जीभ जो है वो दांत पे टकराएगी, मूर्धा और तालु छोड़ के सीधे दांत पे जाके टकराएगी। बोलो, ता, था, दा, धा, ना। ये शुद्ध उच्चारण है आपका। हम उच्चारण के आधार पर बता रहे हैं आपको, तो शुद्ध उच्चारण बता रहे हैं कि आपको उच्चारण कैसे समझना है, कैसे उच्चारण इन वर्णों का कैसे करना है।
समझ में आ रही है? तो ये जो हो गए, ये हो गए दंत वर्ग। ठीक, अब आ गए ओष्ठ। ओष्ठ वर्ग वर्ण या फिर पा वर्ग। अब समझिए, अब समझिए, अब ओठ आपस में एक दूसरे को टच करेंगे, पा, फा, बा, भा, मा, कर रहे हैं टच आपस में एक दूसरे को। तो ये टच करके जो ध्वनि आ रही है पा फा, पा बोलिए होठों को ऊपर करके, नहीं नहीं ऐसे बोलो, हाँ, क्या निकला? आ निकला ना, समझने की बता रहे हैं, आ, और जैसे ही होठ आपस में टकराएंगे पा। अगर होठ आपस में नहीं टच करेंगे आप तो सिर्फ आ आएगा। इसीलिए इससे प्रूव होता है कि इस पा में आ कैसे है, जब आप होठों को क्या करेंगे, ओष्ठ को आपस में टच कराएंगे, जब आपस में एक दूसरे को टच करेंगे तब जो ध्वनि आएगी वो क्या बन जाएगी, पा। ऐसे करिए, देखिए मुंह खोल लीजिए, बोलिए पा, आ क्या आ रहा है, आ, और जैसे ही होठ आपस में टच किए पा। ऐसे ही कंठ के साथ अवस्था होती है। होठ दरअसल बाहर है इसलिए हम इसको अच्छे से इसलिए बता पाए आपको, क्योंकि होठ में आप बखूबी इसको प्रैक्टिकली समझ पाए। ऐसे ही अंदर सारी जगहों पे यही होता है। अगर आप कंठ आपके कंट्रोल में होता तो आप उसको भी समझ लेते, का आ निकलेगा, और जैसे ही कंठ आपस में टकराए, आपस में जब टच करेगी हवा कंठ पे तब निकलेगा का, खा, गा, घा। ये कौवा अंदर जाता है, का, खा, गा, घा, अंगा, है ना, समझ गए? तो ये हो गया कुछ स्पर्श के आधार पर। तो ये टोटल इनकी संख्या कितनी है, 5 कहाँ है, 25 है। अरे मोरे काका कैसे ऐसे पढ़ोगे, कैसे समझ में आएगा फिर? 5 5 वर्ग, तुम्हारा कहना सही है कि 5 काचा टाटा 5 वर्ग हैं, लेकिन इनकी संख्या बतानी है 25। समझ गए? टोटल संख्या कितनी है, 25 है। बताइए स्पर्शी समझ में आया? तो अभी हमारे पास कुल वर्ण कितने हो चुके हैं, 11 वो हमने ढूंढ लिए थे, ये 25 ये ढूंढ लिए, कितने हो गए, 36 हो गए। तो यहाँ पे हम कुल 36 लिखे दे रहे हैं समझने के लिए। ठीक, अब आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब हमने कहा था दूसरा है, दूसरा उच्चारण के आधार पर यहीं पे लिख लेते हैं ना, यहीं पे लिख ले, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। या, रा, ला, वा। इनको कहते हैं क्या, इनको कहते हैं क्या, इनको क्या कहते हैं, अंतस्थी। क्या कहते हैं, अंतस्थी। समझ जाइएगा ना, है ना, ठीक, अंतस्थी। या इनका दूसरा नाम होता है, इसको बोलते हैं क्या, अर्ध स्वरा। क्या बोलते हैं, अर्ध। क्यों कहते हैं अर्धस्वरा, ये भी अभी देख लेते हैं। यहां पर हमने क्या किया था, अभी देखिए, कहां गए गुरु, ये हमने आ और ई को एक साथ जोड़ा था, मेल कराया था, और आ उ को मेल कराया, तो ए और ओ क्रमशः निकला था, निकला था। ठीक, अभी इनको हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देते हैं। यहीं पे समझ लीजिए, इसको हम क्या कर देते हैं, उल्टा, यानी ई से आ कर देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं इनका, ऊ से आ कर देते हैं, यानी आ को बाद में और उ को पहले, ई को पहले। ठीक, अब देखिए, ई और आ को एक साथ बोलना है, जैसे आ ई को आई बोलते हैं, ई आ को एक साथ बोलना, ई आ ई आ ई आ ई आ ई आ ई आ ई आ ई आ या क्या निकला, बीच में व्यवस्था एक मिली किसकी, ई और आ की, ई आ ई आ ई या बीच में या आ रहा है या, बताइए, ई आ ई आ ई आ ई आ ई या बीच में जब उसको तेज स्पीड बढ़ा दोगे तो ये निकलेगा क्या, या। तो ये बन जाता है या। और ऊ और आ को बोलिए, ऊ आ ऊ आ ऊ आ ऊ आ ऊ आ ऊ आ वा 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 वा, क्या गया, आ गया वाह। तो कुछ कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, सब आपके पास रखा हुआ है। तो ये हो गए यण, यण स्वर, यणाक्षर परिवर्तन या यण स्वर कह दीजिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई।
चूंकि हिंदी में मूल स्वरों की संख्या 3 होती है, आ, ई और उ। ठीक, ई का या में परिवर्तन, उ का वा में परिवर्तन और आ का परिवर्तन ऐसे होता है, लेकिन ये इसको हम हिंदी में नहीं मानते हैं। तो हिंदी के जो है वो अर्ध स्वर सिर्फ और सिर्फ या और वा आयोग मानता है। ठीक, अब समझिए यहां कहा गए, यहां और आगे। ठीक, यानी या और वा क्या रखते हैं, अर्ध स्वर कैटेगरी में है। क्यों? क्योंकि ई और आ से मिल करके या बना है, लेकिन उसमें ऐसा गुण नहीं था कि वो स्वर में पूरा रह पाता, तो वो कुछ व्यंजन के गुण रख रहा था, क्योंकि वो बीच में आ रहा था, बाद की अवस्था नहीं बना रहा था। बीच की अवस्था तो फिर तुम जाओगे ही जाओगे भाई। एक नाव इसमें पैर रखो, एक नाव इसमें पैर रखोगे तो कहां से चल पाओगे? डूबना ही डूबना है। तो वो डूबने वाली अवस्था इनके साथ हो गई। तो ये जो है, जो ई और आर के साथ या बनाया इनने और उ और आ ने वा बनाया, तो ये अर्ध स्वर तो कहा गया कि हाँ तुम चल तो रहे हो, लेकिन नाव पे चल रहे हो तो कोई भरोसा नहीं है कि तुम उस पर चल के पार कर पाओगे। दो नाव पे पैर रखने का कोई मतलब नहीं। तो इनको क्या है, इनको बीच में रख दिया और फिर इनको व्यंजन में ला दिया कि गिरने वाली स्थिति में, तो ये व्यंजन में आ गए। तो ये या और वा जो बन गए, ये बन गए क्या, अर्ध स्वर। ठीक, रा ला देख लीजिए, जैसे हमने बताया था संस्कृत में कितने होते हैं, आ, ई, उ, री और री। तो ई का या में, उ का वा में, री का रा में और री का ला में। आ गई यार अलावा, ये परिवर्तन हो गया। चूंकि री बाद में आई है इसलिए अभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, री है ही नहीं, तो री और री, लेकिन इनको रख लिया गया अर्ध स्वर में, रा और ला में। लेकिन ये अर्ध स्वर अगर हिंदी में पूछा जाए तो दो ही पे टिक करना। ऑप्शन आता है अर्ध स्वर है, तो ऑप्शन में आपको बताना है या वा पूछेगा, ठीक, फिर रा ला बता देगा, फिर ला वा, है ना, फिर रा वा। इसमें आपको ऑप्शन जो लगाना है वो यही टिक करना है। अगर आपसे पूछता है अर्ध स्वर है और अगर चारों ऑप्शन है यार लावा, तो चारों लगा दीजिएगा, है ना। चारों अलग अलग तरीके से पूछेगा तो आप चारों लगा देना। यार लावा पूछ लिया, फिर आ, आ, ई पूछ लिया, काखा गागा, चार ऑप्शन ऐसे दे दिए, तो आप अर्ध स्वर में ये लगा देना। अगर इस तरीके से पूछा तो या और वाही लगाइएगा। समझ में आ गई बात? चलिए, ये हो गए। उसके बाद रा जो है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रकंपित। क्या बोलते हैं, प्रकंपित या लुंठित। देखिए, ये इसका प्रकंपित क्यों है, क्योंकि रा वर्ण के उच्चारण से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं राम राम जाप करो, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। राधा 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 राधा, इस समय राधा राधा चल रहा है ना, उच्चारण को रा है उसमें। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं राधा राधा जो आप करो, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो हमारा नाम रंजन है, आप हमारे नाम का जाप करिए, रंजन रंजन, आपको मिल जाएगा, सब हिंदी आ जाएगी। रा से राम, रा से रावण, रा से रंजन, है ना, सब रा है सब चारों तरफ। कोई रा से और किसी का नाम है आप, किसका क्या नाम है? अरे राम का भजन करो, क्या बात है। और कोई? हाँ, तो ये देखो, बस इनके हमसे ज्यादा है डबल, हमारा रंजन, इनका रंजना नाम है, देखो डबल है हमसे, एक आ की इनके में ज्यादा भार है। तो आप समझ सकते हैं आप। तो कहने का मतलब यह है कि इस वर्ण के उच्चारण से हमारी जीभ कांप जाती है। रा, जीभ कांप गई, सोचो, इस वर्ण के उच्चारण से जीभ कांप गई, तो ये रा वर्ण जो है कितना भारी है। और इस रा में एक जब जीव कांपती है तो एक लुंठन क्रिया हो जाती है, उसको लुंठन क्रिया कहते हैं, लुंठित बोलते हैं। तो इसलिए इसका नाम लुंठित भी कहलाता है। ठीक है, इसको लुंठित भी कहते हैं। समझ में आ गई बात? चल रहा है ना? हाँ, तो ये हो गया लुंठित। समझ में आ गए दोनों नाम। ये ला है, इसका नाम होता है पार्श्विक। क्या होता है? पार्श्विक। पार्श्विक क्यों कहते हैं? जब हम ला वर्ण का उच्चारण करते हैं, ला वर्ण का उच्चारण करते हैं, तो जीभ हमारी तालू पे जाके टंग जाती है और वो हवा को रोक लेती है। ला, जब ला जब आएगा, जब हवा इधर उधर से पास हो जाएगी, यानी हमारे जो पार्श्व होते हैं इधर उधर के, तो जब इधर उधर से पास हो जाएगी हवा, तब क्या बन जाएगी?
हवा जब पास होगी तब इस ला का उच्चारण होगा। समझ में आ गई बात? इस ला का उच्चारण कब होगा? जब एयर इधर उधर से क्या हो जाएगी? पास हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो ये ला इसलिए इसको पार्श्विक कहते हैं। हमारे जो पार्श होते हैं, इधर उधर के छिद्र जो होते हैं, पार्श छिद्र, उनसे हवा बाहर निकलती है, उससे फिर ये लावर्ण उच्चरित होता है। समझ में आ गई बात? तो इनके सारे नाम याद आ गए। अच्छा, इसको अंतस्थी क्यों कहते हैं? अभी अर्धस्वर तो पता चल गया, अर्धस्वर क्यों कहते हैं? अंतस्थी इसलिए कहते हैं, जो ये हमारा नाभ स्थल है, नाभ होती है, प्रत्येक शरीर में नाभ होती है, यहां से ये ध्वनि चलती है अंत स्थल से, चल के फिर मुख से बाहर आती है। या जब या बोलेंगे तो पेट अंदर की तरफ अंदर जाएगा। या, रा, ला, वा, पेट अंदर की तरफ जाता है। महसूस करिए इस चीज को। या, रा, ला, वा, बोलिए। या, रा, ला, वा, पेट अंदर की तरफ खींच रहा है, तो इसलिए इसको अंतस्थी कहते हैं। ठीक, ये समझ में आ गई बात? आगे बढ़े, चलो अब आ जाते हैं संघर्ष के आधार पर। संघर्ष के आधार पर देखिए, इसके कई नाम हैं। इसके कई नाम है। पहला है संघर्ष, दूसरा है संघर्षी, तीसरा है उष्मीय, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। चौथा है उष्मज, पांचवा है ऊसाज, छठा है शुष्क, सातवां है गर्म वर्ण, और इतने ही है नाम। तो ये कुछ नाम होते हैं इनके, ठीक है, ये नाम है। क्या नाम है? संघर्षी, संघर्ष, उष्मी, उष्मज, उसाज, शुष्क, गर्म। कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या टिक करना है? टिक करना है ये। अच्छा, यहाँ पे कुल वर्ण अभी कितने हो गए? 36 वो थे, और ये 36 और 4 40 हो गए। ठीक, अब देखिए ये आ गए, तो ये क्या है? ये शुष्क वर्ण है, ये गर्म वर्ण है, ये उष्मज वर्ण है, ये उष्मीय वर्ण है। ये संघर्ष के आधार पर निकलते हैं। अब देखिए यहां से परिभाषा समझ लेते हैं। जिनके उच्चारण में, उच्चारण पढ़ रहे हैं ना, उच्चारण के आधार पर, जिनके उच्चारण में संघर्ष करना पड़े, जिनके उच्चारण में संघर्ष करना पड़े, तब जो वर्ण प्राप्त होते हैं वो संघर्षी वर्ण कहलाते हैं। समझ में आ गई? अच्छा, संघर्ष करना पड़ रहा है, जब संघर्ष करना पड़ रहा है तो शैली क्या हो रहा है? उष्मा निकल रही है। उष्मा निकलेगी, उष्मीय बन जाएगा, उसाज हो जाएगा, यानी उष्मा का जन्म हो जाएगा, है ना? उष्मीय हो जाएगा, उसाज, उष्मज, यानी उष्मा को जन्म दे रहा है। और जब उष्मा निकलेगी, तो उष्मा जब निकलती तो उसमें, जैसे हाथ को रब करते हैं, ये यहाँ पे जब रब करोगे तो गर्मी महसूस होगी, तो ये गर्म हो जाता है। जहां पे ज्यादा देर तक रगड़ होती है वहां पे गर्मी आ जाती है। तो फिर उसके बाद ज्यादा तेज रगड़ो, जैसे लकड़ी है, लकड़ी को ऐसे तेज तेज घुमाओ आपस में, उसमें फिर चिंगारी बन जाती है, आग बन जाती है। पत्थर को आपस में रगड़ो, चिंगारी निकलती है। तो ये गर्म होना, ये शुष्क होना, शुष्क हो जाते हैं, मतलब शुष्क वायु निकलती है, गर्म वायु निकलती है। तो ये जो कहलाते हैं क्या? शुष्क वर्ण या गर्म वर्ण या संघर्षी वर्ण कहलाते हैं। समझ में आ गई इतनी बात? अब इनके कुछ भैया नाम है, देखो इसको कहते हैं क्या? उच्चारण कैसे होता है इनका? तालव्य सा, इसको कहते हैं मूर्धन्य सा, इसको कहते हैं दंत सा, इसको दंत्य, इसको कहते हैं अलजिह्वा, अलजिह्वा। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत आता है। एक एक क्वेश्चन पूछेगा क्या तालव्य सा बताओ। अब आपको पता ही नहीं तालव्य सा क्या होता है। तालु से बना है तालव्य। अब सब इसका उच्चारण, शुद्ध उच्चारण समझते हैं, कोई नहीं बताता है। दुनिया भर के वीडियोस देख डालो, कोई बताएगा ही नहीं तालव्य का शुद्ध उच्चारण कैसे होता है। तालु, जो हमारी तालु अभी मैंने बता दिया आपको, तालु, तालु पे महसूस करिएगा, जब इस सा का उच्चारण करेंगे तो तालु तक जीभ जाने का प्रयास करेगी, लेकिन फिर लौट आएगी, मतलब टच नहीं करेगी। तो जब आप बोलेंगे शा, शा, तो जीभ जाएगी ऐसे ऐसे, मतलब घूमेगी हल्की सी, वहां तालु तक जाएगी, फिर तालव यानी वापस आ जाएगी। शा शुद्ध उच्चारण है ये। जीभ तालु तक जाकर वापस आ जाना क्या बन जाएगा?
शा, जैसे बोलते हैं शैली, शैली नाम है ना, अब बोलो शैली, तो शाह जो है शैली में, शाह जो है तालु तक जा रहा है फिर वापस आ रहा है, समझ गए ये सा समझ गए, यानी तालब सा क्यों कहा गया, जब जबान तालु तक जाएगी और उसके बाद वहां तक से वापस आ जाएगी, ये तालब सा बन जाएगा। ठीक, उसके बाद दूसरा देखते हैं मूर्धन्य सा। मूर्धन्य सा क्या है, यानी इसमें क्या होगा, मूर्धा तक जीभ जाएगी लेकिन वापस आ जाएगी। शा, सा नहीं, शा, षटकोण बोलो, षटकोण, जीभ जा रही है, जीभ जा रही है वहां तक और फिर क्या हो रहा है, उसको बंद कर दो, जीभ जा रही है मूर्धा तक और फिर उसके बाद वापस आ जा रही है, तो क्या हो जा रहा है, मूर्धा, मूर्धन्य सा। सा से अभी हमने शैली बोला था, अब साथ ही षटकोण, षट, शा में खा भी निकलता है, लोग खा भी बोल देते हैं षटकोण को, खटकोण बोलते हैं ना, जैसे षडमास को खड़मास बोल देते हैं, तो वो जबान को ज्यादा ही अंदर चली जाती, षटकोण है ना, तो ये सा जो है ये मूर्धन्य वाला है, समझ में आ गई बात। उसके बाद देखते हैं दंत सा। अब जबान जो है दांत तक जाएगी वापस आ जाएगी, साइकिल, यानी दोनों दांतों के बीच में जबान जा रही है लेकिन पीछे हो जा रही, सा, शा, समझ में आई बात, शा, ये वाला उच्चारण समझ में आ गया, ये दंत सा होता है। फिर एक होता है अलजीवा। अलजीवा क्या होती, ऐसी ध्वनि जो हमारे अंदर से चलती है और हमारी दूसरी जबान यानी अलजीवा, जो घंटी जिसको बोलते हैं, ऐसे खोल के देखना जाके घर में, ऐसे करना, ऐसे टंगी हुई नजर आएगी, है ना, ऐसे टंगी हुई नजर आएगी और उसको जा करके देखना, और वो ऐसी चीज होती है कि जो इनको खांसी आ रही है उसी की वजह से आ रही है, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, अगर हल्का सा भी उसमें इंफेक्शन होता है तो उसकी वजह से दिक्कत होती है। ये अलजीवा जो होती है इसी से हमारी ये हा का उच्चारण होता है, अगर ये अलजीवा नहीं होगी तो हा की जगह पे क्या निकलेगी, हवा, और जब हवा ये तेजी से आप फेंकते हैं मुख से, उसमें रगड़ देती है अलजीवा में, तब निकलता है हा, हा, ऐसे हवा निकलेगी, समझ में आ रही बात, हा से हवा, तो हा जब ही निकलेगा जब उसमें रगड़ पैदा होगी, और थोड़ी देर हा हा बोलो, देखो अभी खांसी आ जाएगी, बोलो हा, हा 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 हा, यहाँ पे खराश महसूस होने लगी, तो ये अलजीवा का ही खेल है, आगे बात समझ में, इसको कहते हैं अलजीवा। ये हो गए आपके संघर्षी, तो उच्चारण के आधार पर खत्म हो गया तीनों। अब कितने हो गए हमारे पास, 44 हो गए। आगे देख लेते हैं। अब ये होते हैं संयुक्ताक्षर। क्या होते हैं, ऐसे वर्ण जो किसी दो वर्णों से मिल करके बने होते हैं, संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। संयुक्त अक्षर मतलब संयुक्त मतलब एक दूसरे से जुड़ के बने हुए, कौन कौन से हैं, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक, जो छा बना हुआ है, आधा का और ये सा, कौन सा सा है ये, नाम बताओ कौन सा सा है, षटकोण नहीं, मूर्धन्य सा, कौन सा है, मूर्धन्य सा। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनता है, छ, क्या बनता है, छ। ये देखो कैसे बनता है, आधा ता होगा और रा होगा पूरा, त्रा बन गया। ज्ञा कैसे बनता है, देखो आधा जा प्लस या, ये क्या बन जाएगा, ज्ञा। सरा कैसे बनता है, ये वाला सा क्या है, ये कौन सा सा है, तालब सा, जल्दी बोला करो, ये तालब सा। तो ये संयुक्ताक्षर यानी दो अक्षरों से मिलकर के बने हुए हैं, क्या कहलाएंगे, संयुक्ताक्षर, संयुक्त व्यंजन कहते हैं, संयुक्ताक्षर कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में। अब कितने हो गए टोटल, टोटल हो गए 48।
अब देखते हैं, एक होता है उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या होता है? उत्क्षिप्त या द्विगुण, द्विगुण व्यंजन। ये क्या होते हैं? जैसे हमने ये पढ़ा था डा और ढा, तो इसी का एक रूप होता है ढा और णा। जैसे जैसे डा से क्या होता है? डलिया, दावत कहाँ हो गई? और इससे हो जाएगा घोड़ा। समझ में आ गई बात? दोनों डा का प्रयोग समझ में आ गया। इससे होता है ढक्कन। कौन है यहाँ? और ये हो गया बढ़िया। ठीक, या बूढ़ा, बूढ़ा भी लिख दो, है ना? बूढ़ा भी लिख सकते हैं, बूढ़ा, बूढ़ा आदमी। बूढ़ा बूढ़ा नहीं, वो स्त्रीलिंग मत ले जाओ, जो यहाँ बोलते हैं बूढ़ा, बूढ़ा आ गई, बूढ़ा मतलब बूढ़ा आदमी, है ना? अब देखते हैं, जैसे इसका हमने लिखा तो इसका कुछ समझ में आया आपको? क्या लिखा, हम क्यों लिखा इसको? जैसे ये डा और ढा जो है ये दो ही गुण रखते हैं, एक डा ढा और एक ये रूप। यानी जब इन डा का प्रयोग, इस डा का प्रयोग जब पहले हो जाएगा तो ये डा प्रयोग होगा, और जब डा का प्रयोग बाद में आ रहा होगा, शब्द शब्द बनाने में वाक्य बाद में आएगा, तब ये वाला प्रयोग होगा। ये यानी बाद में या बीच में डा आ रहा है तो इसका प्रयोग होता है। ठीक ऐसे ही ढा से होता है। तो ये दो नियम रखते हैं, द्विगुण रखते हैं, इसलिए उत्क्षिप्त कहा जाता है, इसलिए ये द्विगुण कहलाते हैं। अब कितने हो गए? 50 हो गए। अब देख लो क्या बचा? अयोग भाग। अयोग भाग कौन से होते हैं? अंग और आह। टोटल हो गए कितने? अंग में जो पंचमाक्षर होता है, यानी पांचवा अक्षर जो होता है स्पर्श व्यंजन का, इसमें आते हैं अंगा, या, णा, ना, मा, ये आ जाते हैं। जैसे हम लिखते हैं शंकर, ऐसे लिखते हैं, लेकिन शंकर ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक, यानी अंक की जगह पे ये आ गया, है ना? आ गया ना? जैसे शंकराचार्य लिखा हुआ देखा है, नहीं देखा है? शंकराचार्य लिखा, शंकराचार्य लिखते हैं तो अंक की बिंदी नहीं होती, ये अंगा होता है, तो अंक की जगह पे ये आ जाएगा। ऐसे यहाँ आ जाता है, ऐसे ना आ जाता है, ऐसे ना आ जाता है, ऐसे मा आ जाता है। कहीं कहीं हरियाणा लिखते हैं, कहीं हरियाणा लिखते हैं, देखा है ना? णा का नाम में परिवर्तन हो जाता है। हाँ, जैसे जैसे देखिए लिखते हैं हम लोग संतान, ना निकल रहा है सन, लेकिन अंग लगा रहे हैं, ये लिखा लिखा देखा होगा, इसका दूसरा रूप ऐसा हो जाता है संतान, है वही है ना ये। जैसे जैसे हमने लिखा सम्मान, सम्मान, ये ऐसे भी लिख देते हैं लोग, या फिर ऐसे लिख दो सम्मान, है ना? एक होता है ओम, ओम क्या लिखते हैं? अच्छा, तो ये ओम, ये वाला, यही तो लिखा जाता है, ऐसे तो ओम होता है ना? ओम, तो ओम ऊ होता है, वो ओम, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो यहां से ये हो गया अयोग वाह। आह जो होता है ये विसर्ग होता है, विसर्ग संस्कृत में प्रयोग होता है ना विसर्गों का, जैसे लिखते हैं दुख। ठीक, जो ध्वनियां नाक से निकलती हैं, है ना, वो क्या कहलाती हैं? अयोगवाह अनुस्वार कहलाती हैं। अनुस्वार, अनुस्वार और अनुनासिक, जो नाक से निकलती है अनुनासिक, और जो ऐसे इससे आ रही हैं वो अनुस्वार हो जाएंगी। ठीक, तो समझ में आ गई बात? इतना समझ में आ गया, क्लियर हो गया ये सब कुछ?
ये हो गए उच्चारण के आधार पर। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखें, जो कुछ चीजें और बच रही होंगी वो कल और डिस्कस कर लेंगे, है ना। ये हमने फ्लो में चीजें बता दी आपको, जो कुछ रह रहा होगा वो हम आपको कल उसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलेंगे आपको किसी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच। उसको बंद कर दीजिएगा, उसको वहां से बंद।